हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जैसे कि फॉरगिवनेस अगेन आपके इनर वर्क का ही पार्ट है और अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपसे शेयर करी हैं वो लेवल 1 में जितनी भी चीज़ें हैं और सेकंड लेवल पे भी मैं एक आपसे रिचुअल शेयर कर चुकी हूँ जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसमें हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब भी आप उस रिचुअल को परफॉर्म करेंगे। तो उसमें आप एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हैं। तो अब इसका भी एक लेवल होता है, जो भी चीज़ें आपने लेवल 1 पर करी हैं उसके बाद और ये जो अभी आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, तो फॉरगिवनेस को अभी बताने का एक पर्टिकुलर रीज़न था। क्योंकि पहले जो अगर आपने बेस लेवल करेक्ट नहीं करा है तो जैसे कि क्या होता है ना कि जब एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं हुई होती है तो लड़ाई झगड़े और बड़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके जो लाइफ में लोग होते हैं। तो वो तो एंसेस्ट्रल हीलिंग रिक्वायर्ड होती है और जब तक वो नहीं होगी तब तक आप अगर फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस भी करते हो तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं आपको जो फॉरगिवनेस अभी बता रही हूँ उसके पीछे रीज़न है। अब फॉरगिवनेस के लिए मुझे अगेन मेरी अवेकनिंग के बाद ही बोला गया था जब मैंने अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया है। तो मेरी सिचुएशन क्या थी कि चाइल्डहुड से लेकर अभी तक, अवेकनिंग से पहले तक, मुझे किसी को भी माफ़ करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी कि मतलब बड़ा इजी होता था। अगर सबसे इजी काम मेरी ज़िंदगी में था तो वो था किसी को माफ़ कर देना। और मैं कभी भी रिवेंज के लिए नहीं सोचती थी, ये कभी इशू ही नहीं रहा मेरी लाइफ में ना। लेकिन अब जैसे कि मैं एक स्पेशल जर्नी पे थी जो 10 साल की जर्नी थी, अगर आपने स्टोरी सुनी है तो वो जो 10 साल की जर्नी थी वहाँ पर सारे ही जिसे ईविल लोग कहते हैं ना, वो मिले। अब ये सारे कांटेक्ट में थे और अवेकनिंग के बाद इन लोगों को रिलीज़ करने का टाइम था। जिस वक्त से इन लोगों की एंट्री मेरी लाइफ में हुई थी तब से मुझे इन लोगों के बारे में हर चीज़ पता होती थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डिवाइन ने इंटेंशनली हिडन रखी थी जो कि अवेकनिंग होते ही तुरंत सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। अब वहाँ से क्या होता है भाई, गुस्सा बढ़ता है और ये गुस्सा बहुत ज़्यादा था कि नहीं, ये मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। अब ये गुस्सा था किस लिए कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और ये वही लोग थे जिनको मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे सपोर्ट किया था। मतलब ना दिन देखा ना रात देखा और जब इन्हें ज़रूरत पड़ी तब मैं इनके लिए अवेलेबल रही हूँ। इसमें मेल फ्रेंड्स भी थे, फीमेल्स भी थी, तो फ्रेंड्स ही थे सारे। एंड देन उसके बाद में जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वहाँ पर तो चलो खैर अलग ही लेवल की जो चीज़ें थी कि जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट उसकी जो एक के बाद जो उसकी ट्रिक्स थी, माइंड गेम्स थी, वो सारी चीज़ें जो कहते हैं ना विजिबल हो जाती हैं। अब पता तो मुझे डेफिनेटली थी, लेकिन यहाँ पर जो इसके षड्यंत्र थे ना, जो ये प्लान करके बैठा हुआ था कि आजीवन सिंगल दिखाएगा और रिलेशनशिप में होते हुए भी इसने सिंगल दिखाया, उसके बाद में फेक ब्रेकअप शो किया। तो अब ये सारी चीज़ें तो सारी अवेकनिंग के बाद ही ओपन होती हैं एंड इससे पहले जो भी चीज़ें मुझे बताई गई हैं, बट हाँ ये मैं एक्सेप्टेंस में आती हूँ कि जो भी चीज़ें रियल है तो वो चीज़ें भी ना हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हो रही थी। तो जो मेरी लाइफ में एक रिमाइंडर होता था पर्टिकुलर चाइल्डहुड से डिवाइन की तरफ से कि गलत लोगों को पनिश करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पर एज, टाइटल, जेंडर रास्ते नहीं आना चाहिए या फिर रिलेशनशिप। तो अब जब अवेकनिंग होती है तो यहाँ तक कि अब इनकी पनिशमेंट की बारी है। तो यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि इनको फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर डिवाइन ने ये नहीं बोला है कि तुम्हें पनिश नहीं करना है, ये तो था, ये कांस्टेंट रिमाइंडर था। तो यहाँ पर मेरी जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है कि इनको पनिश भी करना है और गुस्सा ऑब्वियसली बढ़ा हुआ था। तो जैसे कि अब ये बैक टू बैक चीज़ें विजिबल होने लगी हैं अवेकनिंग की वजह से, और डिवाइन ने जो हिडन रखी थी चीज़ें वो सारी बैक टू बैक विजिबल होने लगती हैं। तो अब इससे क्या होता है, वो जो गुस्सा था वो और बढ़ता जा रहा था। उसके बाद में और जो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी अवेकनिंग की वजह से, वो चीज़ें भी डिफिकल्ट थी, हैंडल करना उसको आसान नहीं था। उसके बाद में जो इनर वर्क करना मैंने शुरू करा है, जो पावर्स डिवाइन ने एक्टिवेट कर दी और जो मेरे अपने थ्रू हुई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा था। बट उसके साथ साथ ये फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड थी। तो जैसे कि मैं, ये कोविड टाइम था जब मेरी अवेकनिंग होती है और मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की एज इमीडिएट नेबर रह रही थी। तो वो रोज इसका ड्रामा होता था ना, ये जो माइंड गेम्स होती थी, तो मुझे ना इस चीज़ से बड़ी चिढ़ होती थी। मतलब माइंड गेम तो कभी नहीं चलेगी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, चाहे नॉर्मल फ्रेंडशिप ही हो तो वहाँ पर मुझे नहीं चलती। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट में तो भी मुझे एक्सेप्टेड नहीं होती हैं चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं खेलती तो अब ये था कि ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। बट ये था कि अगर मैं रोज़ रोज़ गुस्सा करूँगी ना तो मेरी एनर्जीज ड्रेन होती थी, और अगर मैं गुस्सा हो रही हूँ, गुस्सा आ रहा है, जो कि जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, तो ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती थी ना, इनको और एक्सेस मिलता था। ये मेरे लिए और बड़ा चैलेंज है कि इनको कैसे रोका जाए। और डिवाइन ने बोला तुम्हारे पास ऑप्शन है, रोकना तो तुम्हें पड़ेगा। अब जो एक के बाद एक आदतों पे मुझे कंट्रोल लगाना था कि इनके एक्सेस बंद करने हैं, तो डिवाइन के कहने पर फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद के साथ सेल्फ कॉन्वर्सेशन करती हूँ और वहाँ पर मैं सारी सिचुएशंस को एक बार फिर से एनालाइज करती हूँ। जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था, मुझे पता था इसकी पनिशमेंट होनी है, ये बख्शा नहीं जाएगा।
रही बात बाकी लोगों की, तो फिलहाल के लिए तो मुझे इनको अपनी लाइफ से परमानेंटली कट ऑफ करना था, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो डिवाइन को कमिटमेंट दिया हुआ था कि जैसे ही 10 साल की जर्नी खत्म होगी मैं इन सारे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करूंगी। लेकिन अभी ये था कि इनको पनिश भी करना है, तो फॉर द टाइम बिंग कि मैं अपना इनर वर्क शांति से कर पाऊँ, तो मैंने उन्हें उन लोगों को लाइफ से तो कट ऑफ करा ही है, लेकिन फॉरगिव भी किया। अब फॉरगिवनेस का क्या होता है, फॉरगिवनेस में ये नहीं था कि आप उनसे जाकर माफ़ी मांगोगे। अगर आप किसी इंसान से माफ़ी तब मांगते हो ना जब आपने गलती करी हो। यहाँ तो मैंने कोई गलती नहीं करी थी, लेकिन ऐसा होता है ना जब आपके साथ में कोई गलत करता है, जब आपने कुछ उसका गलत नहीं करा, कोई भी उसे इशू नहीं क्रिएट करा, और ऐसा होता है, मैंने बहुत इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा, तो वहाँ पर गुस्सा होता है। तो वही वो सिचुएशन होती है जहाँ पर ये फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड होती है, और इस केस में आपको सामने वाले इंसान से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करनी होती है, आपको सोल लेवल पर, माइंड लेवल पर उसको फॉरगिव करना होता है। जो मैं फॉरगिवनेस की बात कर रही हूँ उसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि जहाँ पर आपने कोई गलत काम नहीं करा, आपने किसी को परेशान नहीं करा है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, चाहे वो घर के हों, बाहर के हों, पर्सनल लाइफ के हों, प्रोफेशनल लाइफ के हों, जिनकी आदत होती है आपको परेशान करने की, चाहे जो मर्जी वो तरीका अपनाए। तो ये मैंने आई थिंक हर जगह पर इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ नहीं करा, बट हाँ, बीइंग अ ट्विन फ्लेम एनर्जी की वजह से ऐसे लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, सिर्फ एंटर ही करा है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहाँ पर जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनकी एनर्जीज ट्रिगर हो जाती हैं। उनको जो उनका शैडो साइड होता है, जिस चेहरे को वो छुपा रहे होते हैं, उनको भी एनर्जेटिक लेवल पे समझ में आता है कि एक इंसान है जो इन्हें इन एंड आउट देख सकता है। तो अब ऑब्वियसली बात है, एक इंसान जो इतने सारे एफर्ट्स करता है, एक मुखौटा पहनता है, मुखौटे पे मुखौटे पहनते हैं अपने डार्क साइड को छुपाने के लिए, जो कि गलत साइड है। डार्क का मतलब सिर्फ गलत नहीं होता है, मैं ईविल साइड की बात कर रही हूँ। तो जो बुरे लोग हैं उनके साथ में ये चीज़ रहती है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से ये एक्चुअली में ट्रिगर हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, आउट ऑफ जेलिसी आपके साथ इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो अब फॉरगिवनेस में भी ना कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया माफ़ कर दो और चलते बनो, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना होता है, जैसे कि सिचुएशंस होती हैं। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है कि एक इंसान है या कई इंसान हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ गलत करने की कोशिश करी है, चाहे जिस मर्जी वे में करा हो, बैक स्टैबिंग करी हो, झूठ बोले हो, या फिर किसी तरह का चीटिंग करी हो। इसमें हर जेंडर आ सकता है। तो और अब वो इंसान आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरा हो गया जहाँ पर आप एक ऐसी सराउंडिंग्स में हो, अब एग्जाम्पल कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जहाँ पर आपको पता है ईविल लोग हैं, नार्सिसिस्टिक लोग हैं, अब आपको रहना भी उनके साथ में है, तो वो तो रोज का ड्रामा है। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। तीसरा हो गया आपका प्रोफेशनल वर्क, जहाँ पर आप जिस मर्जी डेजिग्नेशन पर हो वहाँ पर भी स्टिल आपके साथ में लोग ऐसे हैं जिनको आपको रोज फेस करना है। तो आप समझ रहे हो कि ये 3 सिचुएशन है। तो एक तो कैटेगरी ये हो गई जहाँ पर वो लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं, स्टिल आपने उनको माफ़ नहीं किया क्योंकि आप कर नहीं पाए। अभी उस पर हम आगे समझेंगे कैसे उसमें आपको माफ़ करना है। बट ये जो बाकी जो 2 सिचुएशन है, तो उसमें अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आप उनको माफ़ कर दो, तो वो तो रोज़ का ड्रामा हो गया ना। वो तो आए दिन वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपकी अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब होंगी। तो घर में तो मुझे ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ी। जैसे कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग आपस में घर में रहते हैं एंड दे आर लाइक जेलस, ठीक है, कभी टॉन्ट कर रहे हैं, कभी कोई और इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा ना डर बहुत रहता है लोगों में, चाहे घर में छोटे लोगों चाहे बड़े लोगों, और इवन इंक्लूडिंग जो पूरी फैमिली है, जो बाकी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं। वो सिचुएशंस ऐसी रही हैं जहाँ पर लेडीज़ हैं, हमसे एज में बड़ी हैं, बट उनको आदत है, अगर आप कहीं मिल गए तो आपको बिना गॉसिपिंग के, बिना टॉन्टिंग के आप रह नहीं पाओगे। तो वहाँ पर वो मुंह बंद करना मुझे आता है उन लोगों का, वो ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो वो हर बार शुरू हो जाएगा ना। तो ये एक सिचुएशन होती है। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ नहीं फेस करनी पड़ती थी, लेकिन ऑफिस में ज़रूर होती थी ये चीज़ें। अब ऑफिस में कैसे, जैसे वही जो हमसे ऊपर हैं डेजिग्नेशन में, इन जनरल कि अगर फीमेल है, मैस्कुलिन से भी जनरली हो जाता था ऐसे कि जैसे जो इनसिक्योर लोग हैं उनके साथ ये इश्यूज़ रहता ही रहता है। बट हर बार ये नहीं कहूँगी, मुझे कई बार बहुत अच्छे जो सीनियर्स रहे हैं मैस्कुलिन्स में, वो भी बहुत मिले हैं। तो बट कहीं ना कहीं ये इशू ज़रूर रहता था। अब जहाँ पर जो एक इंसान गलत है, जो कैरेक्टरलेस है, उसके आगे हम तो नहीं झुकेंगे भाई। तो वहाँ पर उन्हें उनकी जगह दिखाना, वो मैंने बड़े अच्छे से करा है। एंड देन उसके बाद में फिर और सबको पता है कि आप लड़ नहीं सकते हो जब आप गलत हो। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों से मैं डिफरेंट थी, क्योंकि मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं सुनूंगी नहीं, फिर आप चाहे जो मर्जी हो। लेकिन जब ये फीमेल्स होती हैं, अब जैसे मैं एक फीमेल में बताती हूँ कि ये ग्रुप ही होता था, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे ही आप अब ये मैंने एक्चुअली में ध्यान नहीं दिया कि इनको ना जेलसी इशू है। मैं अपने काम से काम रखती थी और मैं अपने में खुश रहती थी। तो मैंने देखा कि भाई मैं जैसे ही एंटर करती हूँ ना, तो ग्रुपिज्म बना के इनका कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा, जब इन्होंने देखा मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो इसमें से एक फीमेल आती है जो कि मैरिड थी।
तो वो उसका ना कुछ रोज़ टॉन्टिंग शुरू हो जाता है। अब मैं समझ गई कि ये जेलस इंसान है और बड़ा एवरेज लुकिंग लड़की थी, बट ये कि जेलसी है तो कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे तो उसको बाहर निकालना है ना, वो शब्द ही होते हैं जिसके थ्रू वो निकलेगी। तो उसका एक बार 2 बार तो मैंने कहा नहीं, इसका ना ज़्यादा हो रहा है, अब इसको अगर ऑप्शन दिया ना तो इसका रोज़ रोज़ का शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि फिर गुस्सा आता है। तो मैंने फिर उसकी ना इंसल्ट करना शुरू करा, एंड जब पहली बार उसको इंसल्ट करा तो मेरी ना मैनेजर वहाँ पर साथ में खड़ी थी। अब वो मैनेजर भी उसी की तरह होती थी, एकदम टिपिकल जैसे जेलस टाइप की फीमेल्स होती है ना। तो जब मैंने उसकी इंसल्ट करी तो मुझे बोलती है कि ये कौन सा तरीका था बात करने का। तो मैंने ना उसे ऑन द स्पॉट बोला, मैंने कहा जब वो ऐसे कुछ बोलती है तब भाई तेरे कान खराब हो जाते हैं या अंधी हो जाती है, क्या हो जाता है, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो चली गई वापस वहाँ से, एकदम वो हट जाती है क्योंकि उसको पता था कि मैं जो बोल रही थी सही बोल रही थी। मैंने ऐसा तो है नहीं जब वो बोलती है तूने सुना नहीं है, तू भी उसी कैटेगरी में आती है, तो वहाँ से वो चली जाती है। अच्छा, उसने फिर से मैसअप किया कि भाई मैनेजर थी, मैंने इसको रिप्लाई कैसे कर दिया, तो उसको फिर मैंने बड़ी बुरी तरह से उसकी क्लास लगाई है। फिर वो चीज़ें वहाँ पे एंड होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि मुझे पता था कि अगर मैंने इनको बोलने का मौका दिया है ना तो ये बढ़ते चले जाएंगे। और ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी इंसान है, अब जो जेलस इंसान होता है ना, अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में है तो वो ना टॉन्टिंग से स्टार्ट करेगा या फिर जो हंसी मजाक में इंसल्ट करना, तो ये एक्चुअल में रियलिटी होती है जो हंसी मजाक के रूप में बाहर आ रही है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि भाई अगर डायरेक्टली बोल दी ये चीज़ें तो या तो वो इंसान आपकी लाइफ से बाहर हो जाएगा या फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो जब भी ये चीज़ें शुरू होती है ना तो आपको तुरंत वहाँ पर स्टॉप लगाना होता है, अदरवाइज क्या होगा, ये तो रोज़ का डेली का पार्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कोई इशू है जहाँ पर ऐसे लोग होते, तो उनका ना आप मुंह बंद करना सीखो, टॉन्ट बैक करना सीखो, उनकी इंसल्ट करना सीखो। क्यों? और या तो फिर कोई और तरीका अपनाओ। क्यों? क्या होता है कि अगर ये कुछ बोलते हैं और आप सिर्फ सुन लेते हो और आप इग्नोर करते हो तो वो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि आपको सिखाया जाता है ना, इग्नोर करना सीखो। ठीक है, इग्नोर करना होता है, बट अगर आप एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ का रोज का पार्ट है तो आप उसको अगर इग्नोर करोगे तो वो रोज रोज फिर वो बोलेगा ना, या कुछ गैप पर बोलेगा, वो उन चीज़ों को रिपीट करेगा। तब क्या आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको बुरा नहीं लगेगा? तो भाई मुझे तो कि आपने कुछ गलत बोला तो गुस्सा तो मुझे ज़रूर आएगा। तो मैं तो खैर कभी किसी को नहीं बख्शती थी और ऐसी बड़ी सारी सिचुएशंस होती थी। तो ठीक है, मैंने एंजॉय किया अपनी लाइफ को। लेकिन ये समझना है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो रोज़ आपसे मैस करता है, चाहे आपका बॉस है, आपका कलीग है, और आप ये बोलो भाई वो रोज़ ऐसा कोई कांड करेगा और आप उसको माफ़ करोगे, रोज़ यही काम करने के लिए रह गया है क्या? तो मेरे साथ में ये सिचुएशन कभी रही नहीं। अगर आप मुझसे सीनियर और आप आउट ऑफ जेलिसी मुझे कुछ गलत बोल देंगे तो मैं बर्दाश्त करूंगी, तो मैं आपकी इंसल्ट फिर पूरे फ्लोर पे करूंगी और फिर सब तमाशा देखेंगे। और ये कई बार चीज़ें रिपीट हो चुकी है, तो मैं इस चीज़ के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जानी जाती हूँ। मैंने भाई मेरी गलती नहीं है तो मैं आपको कैबिन में ले जाके थोड़ी इंसल्ट करूँगी जहाँ आपने शुरू करा वहीं पर ख़त्म करेंगे। तो लेकिन बाकी लोगों की लाइफ में सिचुएशंस होती हैं। देखो, अगर टॉक्सिक बॉस है तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ती है या फिर डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ता है। और रही बात, ये लोग तो चलो मिलते रहेंगे, तो मेरी एडवाइस रहती है अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप लाइफ टाइम तक जॉब नहीं कर पाओगे, ये भी एक रियलिटी है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपने लिए करना होगा जहाँ पर आपको ना लोगों के साथ में डील नहीं करना जिस हिसाब से हम ऑफिस में डील करते हैं ना। अदरवाइज तो फिर ये टॉक्सिसिटी टॉलरेट करोगे आप कब तक करोगे और क्यों करोगे? तो यहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो सकती है कि मैं बोलूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो रोज़ आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, चाहे ऑफिस में है या फिर घर में है, जो रोज़ आपको किसी ना किसी तरह की इश्यूज क्रिएट करता है और आपको गुस्सा आता है ना, या फिर कुछ गलत उसने कर दिया तो गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आया है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, बट ये डेली का पार्ट तो नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होता है, चाहे जॉब चेंज करो या फिर कुछ और ऐसा काम करो जहाँ पर आपको ये चीज़ें टॉलरेट ना करनी पड़े। और अब अगर फैमिली में आपकी कोई ऐसा पर्सन है, तो पहली बात तो समझने वाली बात होती है, अगर आपने आज तक उस इंसान को रिप्लाई बैक ही नहीं करा, अगर कोई आपसे एज में है बड़ा या फिर मेल है फीमेल है या फिर आपके बराबर का या छोटा है, जो पता है कि आपसे जेलस है, प्रॉब्लम है इसे आपसे किसी भी रीज़न से हो, तो अगर वो इंसान बार बार आपको इस तरह से परेशान कर रहा है कर रही है, तो आपने आज तक सिर्फ बर्दाश्त ही कर रहा है ना, तो आपने उसको एक आदत बनवा दी है। अब जब आप अचानक से उसे रिप्लाई बैक करना शुरू करोगे ना, तो उसको बड़ी तकलीफ होगी कि अचानक से कौन सा जादू हो रहा है तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसलिए कहा जाता है ना कि कभी भी हम सिखाते लोगों को ना कि हमारे साथ में पेश कैसे आना है। तो अगर आपने रिश्तों के नाम पे इन चीज़ों को बर्दाश्त करा है ना, ये कोई बात नहीं, हमें माफ़ करना चाहिए, हम तो छोटे हैं और आप बड़े हैं, तो जब नार्सिसिस्टिक इंसान से आपका पाला पड़ता है ना, तो आपको जनरली देखने को मिलेगा रिश्तों में कि वो आपसे बड़े होते हैं और या तो अगर आप शादीशुदा हैं और आपका पार्टनर है तो वो भी एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है।
तो अगर आपने आज तक सिर्फ बर्दाश्त ही करा है तो ये कभी ना कभी तो आपको चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी ना, अब आपको बोलना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे लाइफ जियोगे जहाँ पर ये टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। तो ये इसका सोल्यूशन यही है कि उस इंसान को आप एक्चुअली में सबक सिखाओ कि ना ये एक्चुअली में एक्सेप्टेड नहीं है। व्हाट इफ अगर आप भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर दोगे, तो मेरा ना ये कभी नहीं होता था कि मैं किसी गिरे हुए इंसान के लेवल पे जाकर उसी की तरह बदतमीजी करूंगी। लेकिन ये है कि मुझे रिप्लाई बैक करना बहुत अच्छे से आता है, मैं शांति से आपकी बहुत डीप लेवल पे बेइज्जती कर सकती हूँ। उसके बाद क्या होता है, फिर आपका सोना खराब हो जाता है कि आप सो नहीं पाओगे कई कई महीनों तक, नींद खराब हो जाती है। तो ये मेरे अंदर है। तो लेकिन ये चीज़ तो मैंने शुरू से कंटिन्यू करी है ना, कि मुझे लड़ना झगड़ना नहीं पड़ता है, मुझे इंसान की बेइज्जती करना बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आता है। तो मेरी तरफ से कभी एडवाइस नहीं रहती कि आप किसी से भी लड़ो, मेरा ये है कि आप उसको टैकल करना सीखो। अगर कोई बदतमीज़ है तो उसे आप रिप्लाई बैक करना सीखो, वीक पॉइंट्स को पकड़ो और उसको वहाँ पर उसे हाईलाइट करो। तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, उनकी वो एक्चुअली में फेक इमेज को मेंटेन कर रहे हो, तो उनको वो बहुत प्यारी होती है और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है इन लोगों को सबक सिखाने का। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप ये बोलो कि बेचारे बन के और बेचारी बन के रहोगे तो ये चीज़ एक गलत तरीका है और इस तरह से आप कभी अपनी हीलिंग कर नहीं पाओगे। अब जैसे एक सिनेरियो है कि जब शादी होती है ना, तो फीमेल को एक रहता है ये प्रेशर ना कि भाई, इन जनरल मैंने देखा है कि उनको रहता है भाई पति की वजह से उसे टॉलरेट करना पड़ेगा टॉक्सिक सास को या फिर टॉक्सिक ननद को या फिर किसी और फैमिली मेम्बर को। ऐसा बहुत देखा है मैंने एक्चुअली में इर्द गिर्द में। तो अब लड़की ठीक है, बट उसको ये रहता है कि शादी है, शादी बचानी है या फिर शादी चलानी है, तो इसलिए वो उसे बर्दाश्त कर रही है। तो अगर आपने बर्दाश्त करना सीख लिया ना, तो आप सामने वाले को सबक सिखा रहे हो कि हम तो बने इसलिए, आप करो ये चीज़। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं, हमें डे वन से ध्यान रखना होता है। जब भी आप किसी नए इंसान से कांटेक्ट में आते हो, चाहे नए रिश्ते में आते हो, चाहे जो मर्जी रिश्ता है आपका, ये चीज़ें आपको हर लेवल पर मेंटेन करनी होती हैं। कई बार ना मैंने अपने सराउंडिंग्स में ये भी देखा है कि एक इंसान है जो बड़ा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उससे जो इंसान छोटा है ना वो बदतमीज़ है। वो आउट ऑफ जेलिसी, बिकॉज ऑफ जेलिसी की वजह से वो बदतमीज़ी करता है या करती है, या कुछ गलत बोल दिया, गलत इल्ज़ाम लगा दिए। तो ये चीज़ें भी मैंने देखी है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर फैमिली मेम्बर सिखाते हैं नहीं आप तो बड़े हो, आप माफ़ कर दो, आप इग्नोर कर दो। तो अगर आप ये करना शुरू करते हो तो ये भी गलत टीचिंग्स हैं, गलत लर्निंग्स हैं जो आपको नहीं सीखनी होती है। तो एक फेमस डायलॉग स्टेटमेंट आपने सुना होगा, रिपीटेड सुना होगा कि भाई हमें ना सबको माफ़ करना चाहिए। सबको किसको माफ़ करना चाहिए जहाँ पे आपकी गलती नहीं है तब भी आपको माफ़ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फिर उसकी ना वहाँ पर सर्टन बाउंड्रीज आपको सेट करनी होती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे क्यों इस डिटेल में शेयर कर रही हूँ कि जब बात माफ़ करने की आती है ना, तो वहाँ पर कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अभी मैंने बोला जो 3 मेन कैटेगरीज बताई हैं। एक इंसान जो आपकी लाइफ से जा चुका है बट स्टिल आपके साथ वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, आपके अंदर गुस्सा है। एग्जाम्पल कि किसी ने आपको चीट किया, ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप ही था, फ्रेंडशिप थी या कोई और रीज़न था या फिर बिजनेस वर्क रहा हो जहाँ पर उस इंसान ने चीट किया, तो वो गुस्सा तो होता है ना। इतना आसान तो नहीं होता है कि अभी चलो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कैटेगरी हो गई। या फिर तो ये पहली कैटेगरी है जहाँ पर वो इंसान आपकी लाइफ में अब बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में माफ़ी रिक्वायर्ड होती है। दूसरा केस है जहाँ पर एक जो लोग हैं आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वहाँ पर आप उनको सिखाना होता है सबक ना कि आप ये करना बंद कर दो। तो आप कौन से तरीके अपनाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात होगी, जो तीसरी कैटेगरी है वो आपकी ऑफिस लाइफ है, इन केस अगर आप वर्किंग हैं। तो अगर आप गलत चीज़ों को टॉलरेट करते हो, गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हो किसी भी रिश्ते के नाम पर, तब भी आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है। ये भी एक बड़ी लर्निंग है जो आपको सीखना होगा। और इंट्यूशन तो ब्लॉक होती है, आपका इनर चाइल्ड भी डेड होना शुरू हो जाता है, और जो दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के लिए। तो इंट्यूशन क्या है, आपको सच झूठ दिखाती है, कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और बाकी सारी चीज़ों को बताती है। तो इसको ब्लॉक किसने करा, आपने। तो मेरी लाइफ में मैंने कभी गलत चीज़ों को, गलत बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करा है, चाहे घर रहा हो, चाहे बाहर रहा हो, चाहे ऑफिस रहा हो, कभी भी नहीं। तो इसलिए भी मेरी जो इंट्यूशन है हमेशा हाईली सुपर एक्टिव रही है, और इनर चाइल्ड हमेशा से हील्ड ही रहा है। अब जैसे ना मैंने एक कैटेगरी और देखी थी अपनी सराउंडिंग्स में कि कुछ लोग ना अपने घर में बड़े शेर बनते हैं, ये भाई ये कुछ है, और ऑफिस में आके वो भीगे बिल्ले और भीगे बिल्लियाँ बन जाते हैं। वो टॉलरेट करते हैं शिट को ना, क्यों? क्योंकि उनके लिए वो जॉब इंपॉर्टेंट है, और जॉब के लिए वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त भी करेंगे, गलत चीज़ें खुद भी करेंगे। तो गलत कर्म आप कर रहे हो वो तो भुगतान करोगे, उस केस में तो कभी इंट्यूशन एक्टिव नहीं होती है। लेकिन मैं एक कैटेगरी की बात कर रही हूँ जहाँ पर आप घर में तो बड़े तेज हो, लेकिन बाहर आपका मुंह नहीं खुलता है। ऑफिस में हर चीज़ को आप टॉलरेट करते हो, आप बटरिंग करते हो। तो इस केस में भी क्या होता है, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक होती है। तो फॉरगिवनेस पर मेंटल क्लैरिटी ये बहुत ज़रूरी थी कि पर्टिकुलर कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर
अगर आप गलत लोगों के साथ में स्टिल अभी रह रहे हो, चाहे ऑफिस की वर्क की वजह से या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी ही पड़ती है और वहाँ पर उन्हें समझाना पड़ता है। और ये प्यार से नहीं समझेंगे। जिस इंसान को आपने आदत लगा रखी है कि भाई आप बोलो, हम तो फ्री है, हम तो बड़े प्यार से सुनेंगे, आप जो मर्जी हमें बोल रहे हैं, अगर गलत चीज़ों की बात आएगी तो ये सिचुएशन डेफिनेटली आपके लिए टफ होने वाली है। मैंने देखा है कई केसेस में। और ये बात सिर्फ फीमेल्स की नहीं है। मेरा जो प्रीवियस चैनल था ना, इनकारनेटेड डिवाइन, वहाँ पर एक मैस्कुलिन था हु वाज 34 ईयर्स ऑफ एज, जिसके फादर बहुत टॉक्सिक थे एंड वो उसको मतलब अब्यूज करते थे वर्बली, एंड आई थिंक पिटाई वगैरह भी करते थे। तो जितने उसने, कई बार क्या होता है लोग ना अपनी सारी इमोशंस फीलिंग्स ऐसे कमेंट में ही शेयर कर देते थे। तो मुझे इतना बुरा लगा ना वो पढ़ के कि लड़का है, देखो 34 ईयर्स का है एंड स्टिल उसे किस तरह से अब्यूज करा जा रहा है, वो भी इसके फादर के थ्रू। तो अब बात इतनी कि आपने टॉलरेट करा है ना रिश्तों के नाम पे, क्यों? क्योंकि फादर का टाइटल है उस इंसान के पास में। तो टॉक्सिसिटी आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी होती है, फिर चाहे जो मर्जी रिश्ता हो। जो 10 साल की जर्नी पर मैं जाती हूँ, जब ये जर्नी कंप्लीट होती है 2020 में, तो मुझे डिवाइन की तरफ से एक टॉन्ट मिलता है, टॉन्टिंग करी जाती है, क्योंकि मैं तो 10 साल की जर्नी पर इंटेंशनली गई थी मैं। तो अब क्या होता है कि तो डिवाइन मुझे कहता है कि ये जो इतनी एनर्जी इंसान गलत रिश्तों के नाम पर टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करने में इन्वेस्ट करता है ना, अगर वो ये करना छोड़ दे और बाकी अपनी एनर्जीज को किसी अच्छे काम पे लगाए, किसी अच्छी सर्विस में लगाए, तो वो खुद तो ग्रो करता ही करता है और बाकी इंसानों को जो सपोर्ट कर रहा है वो अच्छे कर्म भी क्रिएट कर रहा है और उसकी लाइफ में और अगेन ब्लेसिंग्स ही आती हैं। लेकिन आप इस तरह से जब गलत चीज़ों को टॉलरेट करते हो तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को खुद ही रोक लेते हो। तो मुझे तो वो टॉन्ट पढ़नी जायज़ थी, बनती थी। क्यों? क्योंकि 10 साल का टाइम बड़ा लंबा टाइम होता है जो सारे गलत नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ में असाइन किया गया था मेरी रिक्वेस्ट पे, बट मेरे पास अपने रीजंस होते थे। तो एनीवेज, तो आई होप कि ये कैटेगरीज आपको क्लियर हो। अब मेरे लिए फॉरगिवनेस क्यों रिक्वायरमेंट थी? क्यों? क्योंकि एक तो ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था, इसके ऊपर मुझे आए दिन गुस्सा आना शुरू हो गया था, जो कभी पहले 10 सालों में आया नहीं था, चाहे जो मर्जी इंसान करता था। लेकिन मैं सोचती थी कि मुझे यार इस इंसान पे गुस्सा नहीं आता, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। और एक चीज़ और नोटिस करी थी कि अगर मैं कितने भी गुस्से में हूँ और इंसान मेरे सामने आता था तो गुस्सा ऑटोमेटिकली गायब हो जाता था। तो ये मैंने कई बार नोटिस किया था। लेकिन अवेकनिंग के बाद में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल की माइंड गेम एकदम सामने सर्व कर दी गई कि देखो इसने क्या क्या कौन कौन से माइंड गेम्स खेले हैं और क्या क्या ये बैक ऑफ द जो कर्टन से कर रहा था चीज़ें। तो मेरे पास सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे मुझे नजर आई थी वो थी एंसेस्ट्रल कर्स हीलिंग। मैं ऐसी फैमिली में आई थी जो कि कर्स थी, तो वो हील करना मेरी पहली प्रायोरिटी थी और यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। तो जब मैं ये हीलिंग करना शुरू करती हूँ तो मुझे समझ में आया कि जब मैं इस फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करूँगी तो मैं सिर्फ खुद को हील नहीं कर रही हूँ, मैं करंट जनरेशन को हील नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी पिछली जो बहुत सारी जनरेशन हैं, 15 जनरेशन का मैं पार्ट हूँ, तो पिछली जो 14 पीढ़ी है मैं उनको भी रिलीज कर रही हूँ फॉरगिवनेस के थ्रू। तो ये बहुत अमेजिंग प्रोसेस होता है एंड मेक श्योर कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसे बहुत आसान तरीके से करा था। अगेन मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप किसी तरह की हीलिंग करते हो। तो एंसेस्ट्रल कर्स हीलिंग की वजह से मैंने फॉरगिवनेस को प्रायोरिटी बनाया और खुद के साथ जो कॉन्वर्सेशंस करे कि पता था जो लोग अभी निकाले गए उस टाइम पे लाइफ से, और चाहे वो कार्मिक ट्विन फ्लेम था या फिर जो बाकी लोग थे, मुझे पता है पनिशमेंट इनकी होनी है, बट मुझे मेरा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना था। तो उस पर पर्टिकुलर मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी डिवाइन से, जो कि आपसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। अगेन ये हीलिंग का ही पार्ट है और इससे डीप लेवल पर आपकी हीलिंग होती है। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो अगेन चाहे आप कर्स फैमिली में आए हो या नहीं आए हो, जनरेशनल ट्रॉमा वहाँ पर हो सकता है कि हो, तो उस चीज़ में भी आपको ये करनी पड़ेगी। तो जब मुझे डिवाइन ने ये फॉरगिवनेस के लिए बोला है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, तो मेरे अंदर एक सवाल भी था, ठीक है अभी मेरे अंदर गुस्सा है, एक तो वो फ्रेंड के इंसिडेंट की वजह से था, वो बढ़ता ही जा रहा था डे बाय डे, एंड देन उसके बाद में कार्मिक ट्विन फ्लेम के जितने भी सारे जो हिडन चीज़ें थी वो सरफेस पे आ जाना, तो ये इतना आसान नहीं था। बट उसके बाद क्या होता है ना, कुछ तो डिवाइन ने ऐसा करा है कि जब मैं सो जाती थी तो ये शायद दूसरी रेल्म है, डायमेंशन है, जहाँ पर ये बड़ी सारी नेगेटिव इवेंट्स मुझे देखने को मिलते थे। और जब मैं सोकर उठती थी ना तो मैं एक्चुअली में ड्रेन फील करती थी। वहाँ पर क्या होता था, मैं देखती हूँ कि मेरी कुछ नोन लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिनसे यार रियल लाइफ में कभी लड़ाई नहीं होती है। तो वहाँ पर समझ में आता है। तो जब मैंने फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस किया ना, तो हीलिंग के साथ साथ क्या होता है ना, मुझे मेरी सराउंडिंग्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन लोगों के साथ भी मुझे वो एनर्जी शिफ्ट देखने को मिलता है। तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो जब भी आप
इस फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हो तो आपको एनर्जी शिफ्ट ज़रूर एक्सपीरियंस होने होगा, क्योंकि चाहे वो आपके घर के लोग हों या फिर और जहाँ के भी लोग हों, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लोग हों। लेकिन ये तभी होता है जब आपने इस चीज़ को सीखा हुआ है कि अगर एक इंसान आपसे अननेसेसरी मेस कर रहा है, टॉन्टिंग कर रहा है या फिर टीजिंग कर रहा है, कोई और इशू क्रिएट कर रहा है, आप अगर उस पर कंट्रोल लगा देते हो कि नहीं ये चीज़ ना अब चलेगी नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है, उसके बाद आप अगर फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हो तब आपको एनर्जी शिफ्ट ज़रूर देखने को मिलते हैं। एक तरह का ये कार्मिक साइकिल हो गया। आपकी लाइफ में अगर कोई फैमिली मेंबर है जो टॉक्सिक है, जिसकी टॉक्सिसिटी को आज तक आप रिश्तों के नाम पर टॉलरेट करते आए हो, तो ये कार्मिक साइकिल है, आपने क्रिएट किया है। आपने चाहे आपने भले ही स्टार्ट नहीं किया हो, सामने वाले ने स्टार्ट किया, लेकिन आपने उसे उस टाइम पे एंड नहीं करा इस कार्मिक साइकिल को। तो अब आप नोटिस करोगे ये जो कार्मिक साइकिल है कब से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, आई एम श्योर आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो एनीवेज जब से भी है, तो ये कार्मिक साइकिल है, इसको आपको ब्रेक करने में हो सकता है टाइम लगे। जब आप धीरे धीरे सिखाओगे ना कि भाई अब ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है, तो सामने वाले को भी इशू होगा कि आज तक तो आपने कभी रिप्लाई बैक नहीं करा, आज तक तो आप बर्दाश्त करते चले, अब अचानक से क्या हो गया। तो ये चीज़ें होंगी। तो ये कार्मिक साइकिल है, कार्मिक पैटर्न है, जिसको आपको ब्रेक करना होगा। और ये आप 2 लेवल पे कर सकते हो। जब आप इसको फिजिकल 3D लाइफ में कंट्रोल लगाते हो, सामने वाले को सिखाते हो कि नहीं ये चीज़ें अब एक्सेप्टेड नहीं है, और तब जाकर आप फॉरगिवनेस को एनर्जेटिक लेवल पे प्रैक्टिस करते हो, तो वो दूसरा स्टेप है। और लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई आपने 3D में कोई कंट्रोल नहीं लगाया और आप सिर्फ एनर्जी लेवल पे इसको प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। फॉरगिवनेस के लिए मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोसेस फॉलो करा था, जो कि वर्क कर गया बड़े आसानी से, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ा था। 100 लेवल पर ही से फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना था। तो यहाँ पर ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ताकि आपके पास इस टाइम पे मेंटल क्लैरिटी हो। सो जब भी आपको फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना हो, तो उससे पहले विद इन आपको क्लियर होना होता है जिस इंसान को आप फॉरगिव करने जा रहे हो उसका नेक्स्ट आउटकम क्या है। कि अगर नेक्स्ट टाइम वो इंसान इस तरह से बिहेव करता है या करती है, तो आपका क्या एक्शन और रिएक्शन होगा, ये भी चीज़ें आपको विद इन क्लियर होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।